अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। वतन समाचार के खास प्रोग्राम वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो 2014 के बाद से देश की सियासत ने एक नई दिशा और एक नई दशा तय की है। क्या वो पॉजिटिव समत में जा रही है या निगेटिव समत में जा रही है? उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है या मुल्क का फायदा हो रहा है? इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, 2014 के बाद ऐसा नहीं है कि मुल्क एकदम से किसी नई सिमत में चला गया हो, बल्कि हुआ यह है कि 2014 से पहले जो सियासी वाकयात यके बाद दीगरे रूनुमा हो रहे थे, उनका शाखसाना था ये कि जो 2014 में हमारे मुल्क की सियासत एक यू टर्न लेती हुई दिखाई देती है। मैं समझता हूँ कि मुल्क में आज़ादी के वक्त से ही जो सियासत चली जा रही थी और जो मकसद था सियासत का, सियासी जमातों का, वो सियासत जो बुर्कापोश सियासत थी जिसे मैं कहता हूँ, वो 2014 में बरहना हो गई और वो बुर्के उतर गए। अब जाहिर है कि नाम इस मुल्क में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का लिया जाता रहा और इस बुनियादों पे कुछ काम करने के दावे किए जाते रहे, और लेकिन दस्तूर जिस अंदाज से बनाया गया वो उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है जो 2014 के इलेक्शन के बाद इस नई हुकूमत में उन पर अमल दरामद शुरू हुआ है। जाहिर है कि इसे किसी सूरत में भी इस मुल्क के लिए कोई बेहतर मुस्तकबिल की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। अगर ये सूरत हाल जारी रहती है और मुत्तहिद होकर यहाँ मुल्क के दूसरे तबकात ने इस सूरत हाल को बदलने की कोई कोशिश नहीं की, तो हम कोई बेहतर मुस्तकबिल मुल्क का, अफसोसनाक बात यह है कि नहीं देख पाते। डॉक्टर साहब, दस्तूर में आप कुछ खामियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो खामियां क्या हैं? देखिए, एक तरफ तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत वाजे हैं कि जैसे आर्टिकल 25 बहुत क्लियर है कि हर शहरी को यह हक हासिल होगा कि वो अपने अकीदे, अपने मजहब पर अमल भी करता रहे, उसकी तरवीज और इशाअत भी करता रहे, और सब लोग उसके लिए आज़ाद है। दूसरी तरफ एक राइट टू इक्वालिटी का, वही फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी कह के और फिर उससे वो कंफ्यूज कर देता है। आर्टिकल 19 अगेन उसको कंफ्यूज करता है। उस सबके बाद फिर जब गाइडिंग प्रिंसिपल्स आते हैं तो आर्टिकल 44 कहता है कि नहीं, मुल्क में एक यकसा सिविल कोड के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त कौशां रहे। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मुल्क में सबको अपने अकीदे पर अमल करने का हक है, तो फिर यकसा सिविल कोड की जरूरत ही कहाँ रह जाती है? फिर वो गाइडिंग प्रिंसिपल क्यों लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये है तजादात जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। दूसरी बात, एक खास बात, जब हम सब बराबर हैं और तमाम 125 करोड़ हिंदुस्तानी जो वजीर आजम कहते हैं बराबर है, और मुल्क का दस्तूर भी कहता है कि तब वी दी पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर जब हम आर्टिकल 30 में आर्टिकल 341 की बात करते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए ये कह दिया जाता है कि रिजर्वेशन दलितों का और कबाइलियों का सिर्फ मजहब की बुनियाद पर हिंदुओं को दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये कौन सा इक्वेलिटी का दस्तूर है? 1976 में आप उसमें अमेंडमेंट करके बौद्ध और सिख उसमें और शामिल कर देते हैं। ये पूरा नजरिया आरएसएस का है जो ये कहता है कि एक मूलवासी हैं, एक आक्रमणकारी हैं। तो जो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनीज हैं, वो तो मूलवासी हैं, जो मुसलमान हैं और जो ईसाई है वो आक्रमणकारी हैं। ये तो आरएसएस की पॉलिसी है, लेकिन अडॉप्ट किया इसको कांग्रेस ने 1950 के इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात वाज़ेह हो गई। तो ये वो डिस्क्रिपेंसीज हैं जो मुल्क में मुस्तकिल एक दस्तूरी बहस को जारी रखते हुए मुल्क की अक़लियतों और दीगर तबकात को उनके सिर पे तलवार हमेशा रखी रही है। और अब जो मौजूदा हुकूमत है वो बेदरीग उन तमाम अकायद का इनकार करके अपने नुक्ते नज़र के दस्तूर में तरमीम करना चाहता है। ट्रिपल तलाक के इशू में जो रवैया इख्तियार किया वो गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी तरीका था। डॉक्टर साहब, अपनी बातों में कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी विद काऊ और विदाउट काऊ का मामला है, बाकी कोई फर्क नहीं है। देखिए, मैं अगर ये बात कहूं तो इस पर ज्यादा तनाज़ा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्टडी करनी चाहिए कि कांग्रेस का जो क़याम है
की तारीख पर और उसके पूरे पस मंजर पे अगर आप गौर करेंगे और उस वक्त के हालात पर भी गौर करेंगे तो महसूस होगा कि कांग्रेस एक अपर कास्ट हिंदू पार्टी की हैसियत से वजूद पे आई जब उसने अपना सियासी रुख इख्तियार किया। अदरवाइज तो स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। और उसके बाद से लेकर अब तक उसकी तमाम एक्टिविटीज को देख लीजिए, वो तमाम अपर कास्ट हिंदुत्व के फेवर की पॉलिसी पर रही है। आज भी जो कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी और बड़े ओहदेदार हैं वो ब्रह्मो समाज के भी ओहदेदार हैं। मसलन मैं अगर नाम को अगर लेना चाहूं तो जनार्दन द्विवेदी का नाम मैं आसानी से ले सकता हूं, जो कांग्रेस के भी जनरल सेक्रेटरी है, ब्रह्मो समाज के भी है। शीला दीक्षित जी के बारे में कह सकता हूँ, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है ब्रह्मो समाज के, कांग्रेस की बड़ी। तो कांग्रेस के जो अपर कास्ट लीडर है वो उनमें भी रहे। इसी तरीके से बीजेपी के भी जो बड़े लीडर है वो ब्रह्मो समाज से वाबस्ता है, अपर कास्ट हिंदूज की पार्टी बीजेपी भी रही है। तो ये दोनों में से कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा है, दोनों एक ही अंदाज से चली है। रादर कांग्रेस ने बार बार, मदन मोहन मालवीय कांग्रेस से बाहर आते हैं तो हिंदू महासभा बनाते हैं, हिंदू महासभा जब बन के तैयार हो जाती है फिर कांग्रेस में चले जाते हैं। हिंदू महासभा से पहले भी कांग्रेस के सदर बनते हैं, हिंदू महासभा बनाने के बाद भी कांग्रेस के सदर बनते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ बनाने से पहले हिंदू महासभा के सदर बनते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर नेहरू जी की जो की कैबिनेट में, एंट्रीम के कैबिनेट में वो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी बनते हैं, फिर वो जनसंघ भी बनाते हैं। तो तमाम एलिमेंट 1946 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में तमाम हिंदूज जो है वो कांग्रेस के टिकट पे, आरएसएस के लोग भी कांग्रेस के टिकट पे जीत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। तो ये बेस ऑर्गेनाइजेशन हिंदुत्व की, अब मैं बहुत बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूं कि बेस ऑर्गेनाइजेशन हिंदुत्व की असल में कांग्रेस है, और उस प्लेटफॉर्म पर दूसरे हिंदुत्व के ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम करती हैं। और डॉक्टर साहब, फिर ऐसे में जो देश का दलित समाज है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो मजदूर है, अल्पसंख्यक है, वो क्या करे? देखिए, मुल्क में एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी अलायंस की जरूरत है, और ये हमेशा रही है। हम देखते हैं कि 90s की बात की पॉलिटिक्स में, यानी कमंडल और राजा की जो हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह की पॉलिटिक्स के बाद, खास तौर पर मैं जयप्रकाश नारायण जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, खुसूसन वीपी सिंह की पॉलिटिक्स के बाद मुल्क में रीजनल और कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस क्यों मिला? हम बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं किस तेजी से उभर के आई है, वो उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार, आज पूरे मुल्क में उसका वोट बैंक मौजूद है। वो नेशनल पार्टी की स्टेटस इख्तियार किया। समाजवादी पार्टी या आरजेडी या नीतीश कुमार की पार्टी, ये सब पार्टीज आखिर क्यों बनी है? इसीलिए बनी है कि कांग्रेस के इतने लंबे रेजिम से ये तबकात मुतमईन नहीं हुए कभी। और नक्सलिज्म भी तो कास्ट की एक वॉर है। उस वॉर में कभी कांग्रेस ने उसको डिस्करेज नहीं किया, बल्कि जो ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइबल के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, उसने नक्सलिज्म को जन्म दिया है। तो ये तमाम जो वायलेंट मूवमेंट है या कास्ट बेस्ड मूवमेंट है, ये इसीलिए आए कि तमाम तबकात कांग्रेस से मुतमईन नहीं हो सके, और कांग्रेस ने डेलिबरेटली कोई कोशिश भी नहीं की इन तबकात को मुतमईन करने की। तो इसका मतलब आप एक थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, थर्ड एलाइज की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और मुल्क में उसका तजुर्बा कई बार हुआ है, लेकिन वो तजुर्बा कभी कामयाब भी हुआ, लेकिन बहुत मजबूत इसीलिए नहीं हो सका कि दो पार्टीज मुल्क में, कांग्रेस और बीजेपी, अपर कास्ट हिंदुत्व की पार्टियां हैं, और उन्होंने कभी भी कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को, और जो दलित और ट्राइबल्स हैं और जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी पॉलिटिक्स को उभरने का कभी कोई मौका नहीं दिया। वो जैसे ही उभरने की कोशिश की, उनको किसी ना किसी बहाने तोड़ डाला गया। लेकिन उसकी जरूरत है, और वो किसी ना किसी वक्त, मुझे पूरा यकीन है कि वो पॉलिटिक्स सामने खुल के आएगी। डॉक्टर साहब, आप भी अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता रहे हैं, कैसा तजर्बा रहा? खासतौर से मुस्लिम पार्टियों से आप ज्यादातर वाबस्ता रहे, कैसा तजर्बा रहा आपका? देखिए, मुस्लिम पार्टी से मेरी कोई वाबस्तगी एक वेलफेयर, अगर आप मुस्लिम पार्टी, तो मुझे इस लफ्ज पे कभी कोई इशारा नहीं हुआ, इसलिए कि क्या होती है मुस्लिम पार्टी? जिस पार्टी का सदर मुसलमान हो, क्या हम उसे मुस्लिम पार्टी कहेंगे? ये नामुनासिब बात है। हिंदुस्तान में मुसलमान बराबर के शहरी हैं, और जमहूरियत में उनको भी अपना पार्ट प्ले करने का पूरा हक मौजूद है। ये अजीब व गरीब है कि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े लीडर मुसलमान रहे हैं और उनकी खिदमत नहीं है, मसलन गुलाम नबी आज़ाद रहे, लेकिन जब सदारत पे चाहे जितना क्राइसिस हो जाए, किसी मुसलमान को सदर बनने का मौका कांग्रेस में नहीं दिया जाता। तो क्या अगर कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद किसी दिन प्रेसिडेंट बन जाए कांग्रेस के, तो क्या वो कांग्रेस मुस्लिम पार्टी हो जाएगी?
लाइक समाजवादी पार्टी में आजम खान इतने टॉवरिंग लीडर रहे हैं, कितना बड़ा फैमिली डिस्प्यूट वहां रहा सदारत को लेके, आजम खान को मौका नहीं दिया गया। लालू प्रसाद यादव जी ने राबड़ी देवी जी को तो मौका दे दिया, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को मौका नहीं दिया। कम्युनिस्ट पार्टियों ने मुकीमुद्दीन को कभी मौका नहीं दिया। अगर इनको मौका मिल जाए तो क्या मुस्लिम पार्टी बन जाते? ये बड़ा अजीब सवाल है। मेरा ताल्लुक वेलफेयर पार्टी से रहा, उसमें दलित भी हैं, क्रिश्चियन भी, सब लोग थे। अगर उसके सदर मुश्तबा फारूक थे तो क्या वो मुस्लिम पार्टी हो जाएगी? लाइकवाइज मैं आज एसडीपीआई में मौजूद हूँ। एसडीपीआई के सदर सही साहब हैं, लेकिन उसमें पांड्या जी भी हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी गैर मुस्लिम और भी। हमारा तो सबसे ज्यादा काम एसडीपीआई का अभी ट्राइबल्स में है। अभी चंद दिन में हम ट्राइबल्स के बीच जा रहे हैं काम करने। कितना हमने ट्राइबल्स को सर्वे भी किए, वहां उनके मोहल्लों इलाकों में जाके काम किया। हम मुस्लिम पार्टी कैसे हो गए? तो ये नैरेटिव ही गलत है, और इसको एनकरेज किया है एक्चुअली आरएसएस और हिंदू ब्राह्मणिकल ऑर्डर की पार्टीज ने, कि मुसलमानों की पार्टी है, ये सिखों की पार्टी है, ईसाइयों की पार्टी है, ताकि सेकुलरिज्म के नाम पर इस जो पॉलिटिकल हिस्सेदारी है इन तबकात की, उसे रोका जा सके। तो डॉक्टर साहब, ये पार्टियां जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, वेलफेयर पार्टी हो या इस तरह की जो पार्टियां उलमा काउंसिल रही, पीस पार्टी रही, उससे पहले जो है डॉक्टर मसूद साहब की पार्टी रही, ये पार्टियां सफल क्यों नहीं हो पाई? हाँ, ये असल में अहम सवाल है कि ये पार्टियां क्यों नहीं सफल हुई। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की कामयाबी इस बात पर मुनहसिर होती है कि उसका आइडियोलॉजिकल बेस क्या है। अगर नजरियात में वो पार्टी वाज़ेह है और तयक्कुन और अपना इंशराह रखती है, और उस नजरिए की बुनियाद पे ग्रास रूट पे अपना कैडर फॉर्मेशन करने की कोशिश करती है, तब पार्टी कामयाब होती है। वो इलेक्टोरल गेम्स की बुनियाद पर पार्टियां कामयाब नहीं होती। ये बात अभी तक मुसलमानों ने तो कम से कम समझी नहीं है। अदरवाइज आप देखिए कि मनुवाद की पॉलिसी के खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल बेस पे बामसेफ बन के और बीएसएफ वजूद में आती है, और कैडर फॉर्मेशन करते हैं, 2-2 रुपए देकर, फिर ट्रेनिंग पूरा उनको पढ़ाना लिखाना समझाना, और वो कैडर इतना हार्डकोर हो जाता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको नीले रंग के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। वो कैडर इन पार्टीज ने कभी बनाने की कोशिश नहीं की, मुल्क के मुद्दों को समझने की कोशिश नहीं की, मुल्क के मुद्दों को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। इन लोगों की गलती ये रही कि इन्होंने मुसलमान चिल्ला के पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, जो आज चली है ना कल चलेगी। हम जब तक मुल्क के मुद्दे नहीं उठाएंगे, उसमें मुसलमानों के मुद्दे भी शामिल हैं। आप उनको भी उसी इंसाफ के मुद्दे, लोगों में इंसाफ कायम हो, इसको अगर हम मतमाए नजर बना के खड़े होंगे, तब हम किसी पॉलिटिक्स में कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार आपने मुसलमानों को यह मशवरा दिया है कि वो बीजेपी या किसी पार्टी को अपना एनिमी समझ करके काम ना करें। देखिए, डेमोक्रेसी में और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स के जो 4-5 चैप्टर्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो जब डेमोक्रेसी इलेक्टोरल बेस्ड हो, तो फिर हमको अलायंसेस करने पड़ते हैं, और उन अलायंसेस में कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ये हम देखते हैं, इसीलिए अलायंसेस बनते हैं तो हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अपने अपने इंटरेस्ट को, अभी देखिए कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का अलायंस चल रहा है, वो भी उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर है। या हिंदुस्तान में जितने अलायंसेस की कोलिशन गवर्नमेंट हुई, सब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स की। तो अगर आप किसी पार्टी को अछूत बना देंगे इस सियासत में, तो यकीनी तौर पर वो अछूत पार्टी पहले वो भी डिक्लेयर कर देगी कि हम तो इनको ये अछूत मानते हैं, तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा होने क्या, इसलिए हम देखते हैं, हमने शुरू में से कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हम कोई जहर पीने को भी तैयार है। ये आमतौर पर कहा जाता रहा। 35 साल हो गए आज ये बात कहते हुए। बीजेपी के इंसेप्शन से लेके आज तक हमने उसमें अचीव क्या किया है? बीजेपी ने भी कह दिया कि ये हमारे दुश्मन है, हम इनको टिकट भी नहीं देंगे। ठीक है, उसको भी कहना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी को हमारे हराने से नुकसान हो रहा होता, तो पिछले 35 साल में बीजेपी बढ़ते बढ़ते इतने एब्सोल्यूट पावर तक कैसे पहुंच गई? हम ये कहते रहे कि बीजेपी को हम हराएंगे, और जिनको हम हरा रहे थे वही लोग हमारे वोट से जीत के बीजेपी से हाथ मिलाते रहे। तो ये इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स जो वो लोग करते हैं हमारे कंधों पे बंदूक रख के, तो सेकुलरिज्म खाली मुसलमानों का एक दावा रह गया। इस मुल्क में कोई भी दूसरा आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि वो ट्रूली सेकुलर है। इवन ये कि बीएसपी ने हाथ मिलाया बीजेपी से, समाजवादी पार्टी ने बैकडोर से मिलाया, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, ममता बनर्जी बीजेपी के साथ गई, नवीन पटनायक बीजेपी के साथ गए,
जयललिता भी, कौन सी पार्टी है जिसने मुसलमानों का वोट सेकुलरिज्म के नाम पर लिया और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया? और हम ये कहते रहे कि हम बीजेपी अछूत है, बीजेपी अछूत है। और मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था जब उन्होंने 13 दिन की सरकार बनाई थी कि हमको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी अलग किया जा रहा है, हमको अछूत बनाया जा रहा है, अब हम करेंगे हिंदुस्तान की। और उसके बाद एनडीए बन गया 28 पार्टियों का, और एनडीए आज फिर हुकूमत में, और अगली हुकूमत बनाने की उसकी फिर दावेदारी है। हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम ये कहते कहते मार्जिनलाइज होके हमको हाशिए पे खड़ा कर दिया गया। आज आलम यह है कि जो मुसलमानों का वोट लेने वाली पार्टियां हैं, आपने बिहार इलेक्शन में देखा कि कहा गया मुसलमान बोले नहीं, वोट दे दे, बस चुपचाप वोट दे दे, कोई पैकेज मुसलमान। आपने गुजरात इलेक्शन में देखा कि अहमद पटेल जैसे बड़े कांग्रेसी लीडर को भी कैंपेन में नहीं लाया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुत्व को बुरा ना कहो, मंदिरों में जाके कैंपेन कर रहे हैं वो। तो आप तो बिल्कुल आपसे वोट भी लिया जा रहा है, आपको कोई पैकेज भी नहीं दिया जा रहा, और ये भी कहा जा रहा है चुपचाप वोट दे देना, आप अगर ज्यादा बोले तो हिंदू वोट पोलराइज हो जाएगा। तो आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या रह गई? ये कहते कहते कि अब हम बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, और उसके बदले में कोई भी जहर, ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक नाआकिबत अंदेश सियासत में इसे कहता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, 2019 में मुल्क का सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा? उसकी तैयारियां अभी शुरू हुई हैं और अभी कोई मैच्योर नहीं हुई, लेकिन एक बात ये वाज़ेह है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग अब मुतमईन तो नहीं है। सिर्फ एक ही बात है जिसके लिए वो वोट को पोलराइज कर सकते हैं, वो रिलीजियस बैकग्राउंड है। वो हिंदुत्व खुद को खुल के कहते रहे हैं, अगर वो उसी बुनियाद पर चलते हैं तो सेंटिमेंट की बुनियाद पर वोट ले लें तो ले लें, डेवलपमेंट के नाम पर तो वोट नहीं ले सकते। लोग परेशान हैं। दूसरी बात यह कि जो ये रीग्रुपिंग और रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस हो रहा है, ये किस हद तक कामयाब होता है, ये सिचुएशन अभी क्रिस्टलाइज होगी जाके अगस्त सितंबर तक, जब ये अब कर्नाटक इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई एक्टिविटी बढ़ेगी उस रिजल्ट को देख के। देन राजस्थान और मध्य प्रदेश, झारखंड का इलेक्शन अगर साथ नहीं हुआ पार्लियामेंट के, तो उस इलेक्शन के रिजल्ट की बुनियाद पर जो रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होगा, अगर वो कोई मजबूत होता है और लोग अपने सियासी खुदगर्जी और वजारत उज़्मा और बड़े शेयर के चक्कर में नहीं पड़ते, तो ये अलाइनमेंट बीजेपी को हरा सकता है, पर उम्मीद रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, बिफोर इलेक्शन की बात हो रही है, उसे किस तरह आप देखते हैं? वक्त से पहले इलेक्शन कहा जा रहा है, वस्मुद्दती इंतखाबात होंगे। देखिए, कर्नाटक इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी को कुछ सहूलत वहां मिलती है कर्नाटक में, तो हो सकता है इलेक्शन प्रीपोन हो जाए। लेकिन अगर बीजेपी जिसकी उम्मीद है कि कर्नाटक में कुछ अच्छा करने नहीं जा रही है, तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, कुछ छत्तीसगढ़ में भी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की अच्छी खासी है, और वो लूज कर सकते हैं असेंबलीज के, तीनों असेंबलीज के इलेक्शन। इस खौफ से अगर किसी ने ये मशवरा दे दिया कि प्रीपोल हो जाना चाहिए, तो दिसंबर और जनवरी में लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं। ये अप्रैल में ड्यू है, लेकिन ये 4 महीने प्रीपोन कर लेने में इन्हें दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इसलिए कि उन स्टेट्स की हार लोकसभा के इलेक्शन पर कोई इसके रिपरकशंस ना हो। तो ये खदशा है। बहरहाल अभी कहना 10 मुमकिन नहीं है।